तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है बोर्ड पर, फॉर एन एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है, नहीं भी गिवन हो तभी हमें मालूम है एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो क्या होगी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यूब। किसी एलिप्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करनी है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यूब के इक्वल, वेयर पी, जो पी है वो क्या चीज है, वेयर पी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स अपॉन द टेंजेंट। जो पी होगा वो होगा क्या, वो एक परपेंडिकुलर होगा। कहां से होगा उसके बारे में लिया है, उसके बारे में गिवन है हमें, फ्रॉम द सेंटर से एक परपेंडिकुलर होगा ऑफ एलिप्स पर, एलिप्स के लिए अपॉन द टेंजेंट पर। तो देखिए, जैसे कि हमारी क्वेश्चन की वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कर्व बनेगा वो क्या होना चाहिए। देखें, सबसे पहले वो बात कर रहे हैं एलिप्स के लिए, एलिप्स, और उसके बाद जो पी पॉइंट है इस एलिप्स के लिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं हम। अब एक पी पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पी पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पे कोई पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पर एक पी जो है परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर से, कहां पे, ऑफ एलिप्स के सेंटर से, किसके ऊपर, अपॉन द टेंजेंट। अब देखिए, सबसे पहले हम टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट होगा तो हम यहां एक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हम वहां पे ले सकते हैं, एक परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक टेंजेंट कंसीडर करता हूँ एट पॉइंट पी पर। तो मैं वो टेंजेंट कुछ इस तरह से ले सकता हूँ, हमने पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ले लिया कुछ इस तरह से, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें, वो ये हो गया सी, सेंटर। तो अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करनी है किसी एलिप्स के लिए, ये प्रूव करनी है हमें, वेयर पी क्या है, एक परपेंडिकुलर है, कहां से, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर से, ऑफ एलिप्स के सेंटर से, अपॉन द टेंजेंट पर। तो कुछ इस तरह से हमारे क्वेश्चन की वर्डिंग है। तो अगर इस तरह से हमें कर्व गिवन है तब हमें क्या करना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। अब जो पी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड करनी है, लेकिन कैसे, ये जो क्वेश्चन है यानी कि जो इक्वेशन हमें गिवन है इस एलिप्स के लिए, वो किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसे, इस एलिप्स की इक्वेशन को, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा काम करना। मैं इस एलिप्स की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर देता हूं। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इस एलिप्स की इक्वेशन को लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। आप भी याद रखिएगा, किसी भी एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा। चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू यहां जब रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 1, 0 इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल आनी चाहिए। तो यह है इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कंप्लीट एलिप्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगी। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इस एलिप्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमने पहले की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें, हमने की थी कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम कर रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए फार्मूला आपको मालूम है, रो इज इक्वल्स टू एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट, ये वैल्यू होती है। अब 1 by 1 जो भी डिफ्रेंशिएशन है वो मैं पुट कर रहा हूं। तो रो इज इक्वल्स टू एक्स डॉट का स्क्वायर, दैट इज इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक्स डॉट कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का a sin थीटा, वाई डॉट हो जाएगा b cos थीटा, x डबल डॉट की वैल्यू आएगी माइनस a cos थीटा, और y डबल डॉट हो जाएगा माइनस का b sin थीटा। तो ये सभी वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। तो x डॉट का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय
एक्स डॉट वाई डबल डॉट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस फार्मूले का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, ए बी कोस स्क्वायर थीटा। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए बी, ये वैल्यू आएगी। अब हमें जो प्रूफ करना है वहां देखिए क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां है हमारे पास ए बी, तो क्या करूं मैं, स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों साइड ताकि उसके इक्वल आ जाए। तो मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं, तो रो स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है, हमने कंप्लीट रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर ली इस एलिप्स के लिए और उसको मैंने चेंज कर दिया कार्टेशियन से पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे की बात। आगे क्या हमें गिवन है ये देखिए जरा, पहले आगे हमें जो गिवन है वो है, हमें क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है एक और, वो है पी क्यूब। पी क्यूब भी तो आना चाहिए यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, अब पी क्यूब भी हमें फाइंड करना होगा, हमें चेक करना होगा कि पी क्यूब कहाँ से आ रहा है। उसके लिए देखिए पी के लिए क्या बोल रहे हैं, वेयर पी, पी क्या चीज़ है, पी इज अ परपेंडिकुलर, पी एक परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से किस पर, एलिप्स पर, किसके, टेंजेंट पर, सेंटर ऑफ एलिप्स, एलिप्स के सेंटर से एक टेंजेंट पे। ठीक है, अब देखो टेंजेंट, टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, टेंजेंट कहां शो हो रहा है, टेंजेंट इसी एलिप्स पे शो हो रहा है, टेंजेंट कहां शो हो रहा है, इस एलिप्स पर, इस एलिप्स पर टेंजेंट, इस एलिप्स पर टेंजेंट हमारे पास है। तो इसका मतलब यह होगा कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करनी होगी। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहां इस P पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट P है तो इस P पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। वैसे P के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम भी है, क्या है, A cos थीटा और B sin थीटा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है P के। अब देखिएगा जरा, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखने देखते हैं कि हम जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे हम शो कर सकते हैं, कैसे आती है। तो सबसे पहला रूल, टेंजेंट की कोई भी कर्व मैथमेटिक्स में, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, कुछ भी हो, टेंजेंट की इक्वेशन जब भी आपको लिखनी होगी तो पहला जो रूल है उसका वो होता है t इज इक्वल टू 0। किसी भी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन, मैथमेटिक्स में कोई भी कर्व जिसके हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसका पहला रूल है t इक्वल टू 0, t फॉर टेंजेंट। अब कैसे, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी कर्व पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है एट पॉइंट x1, y1, हालांकि हमारे पास तो a cos थीटा b sin थीटा है, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहे हैं हम x1 y1 से। तो उस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अब उस कर्व में, कर्व कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, हमें ये देखना है कि उस कर्व में एक्स स्क्वायर है या नहीं। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी, उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 के साथ। हमेशा कोई भी कर्व हो, वाई स्क्वायर होगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे y y1 में। x1 y1 क्या है, वो ये पॉइंट है जहां से वो टेंजेंट पास आउट हो रही है। अगर ओनली x होगा उस कर्व में, उस कर्व की इक्वेशन में, तो वो रिप्लेस होगा x प्लस x1/2 से। अगर ओनली y होगा तो रिप्लेस होगा y प्लस y1/2 से। और अगर कांस्टेंट होगा तो वो एज इट इज रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, चाहे वो कोई भी कर्व हो मैथमेटिक्स का। ये सिंपल, अगर आपको ट्रिक्स याद हैं, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप किसी भी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिप्स हमारे पास है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अगर मैं इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन x1, y1 पॉइंट से लिखूं तो क्या आएगी, ये आएगी x1/a² प्लस y1/b² -1 = 0। पहली कंडीशन = 0 होना चाहिए, है, -1 को मैंने इधर ले लिया। दूसरी चीज, कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे, a² b² 1 एज इट इज है। x² किससे चेंज होगा, x1 से होगा,
वाई स्क्वायर किससे चेंज होगा, वाई वाई वन से होगा। ये तो बात करी हमने जनरल, जब पॉइंट x1 y1 से टेंजेंट की इक्वेशन पास आउट हो। लेकिन हमारे पास x1 y1 की जगह पॉइंट क्या है, a cos थीटा b sin थीटा। तो इसका मतलब हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन जो a cos थीटा b sin थीटा से पास आउट है, वो हो जाएगी x a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन तो ये होगी x1 y1 की जगह हमारे पास पॉइंट हमने जो लिए हैं वो है a cos थीटा b sin थीटा, ये होगी। या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ये लिख सकते हैं क्या, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, किस पर, एट पॉइंट P पर। क्लियर। अब देखो जरा हमने क्या चीज फाइंड की है, टेंजेंट पे हमें तो P चाहिए था। P क्या चीज है, P इज ए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन वो कहां से है, सेंटर से है, किस पर है, टेंजेंट पे है। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली, जो कि टेंजेंट कहां से पास आउट है, उस एलिप्स पे पास आउट है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करनी है P, उसके बारे में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, एक तो होती है डिस्टेंस जिसको आप फार्मूला से फाइंड करते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो ओनली डिस्टेंस। हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बेसिक फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए आप। अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट x1, चलो इसको हम कुछ और ले लेते हैं, इसको 0 0 ले लेते हैं। अगर कोई भी एक पॉइंट O 0 0 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी प्लेन पर, और उस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो समझिएगा, अगर सेंटर 0 0 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है एक प्लेन पर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c, तो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर p इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए मोड ऑफ क्या होगा, x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी माइनस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला होगा। फिर देख लीजिए, x के कोफिशिएंट के साथ इस पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, फिर y के कोफिशिएंट के साथ सेकंड पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, इक्वल में जो भी है वो माइनस में कांस्टेंट आ जाएगा, डिवाइडेशन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होगा परपेंडिकुलर का फार्मूला। अब हमारे केस में ये है टेंजेंट, जिसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। कहां से, इस C ओरिजिन से 0 0 से। तो 0 0 से C 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, कहां की, इसके ऊपर, इस टेंजेंट की इक्वेशन पे। किस पे करनी है, टेंजेंट पे तो करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर है सेंटर से एलिप्स के, किस पर, टेंजेंट पर। तो टेंजेंट जो आएगी, जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, वो इस टेंजेंट पे तो करनी है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले अकॉर्डिंग ये क्या बना, 0 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, 0 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 0, फिर 0 इंटू वाई का कोफिशिएंट, जो 0 इंटू वाई का कोफिशिएंट अगेंस्ट 0, माइनस कांस्टेंट -1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर का टोटल स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू क्लियर है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आकर के ए बी होगा, और जो अपॉन के अपॉन में तो वैल्यूज ऊपर चली जाएगी,
तो ए बी अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। हमें जो आंसर में चाहिए वो क्या चाहिए, पी क्यूब। क्या चाहिए, पी क्यूब। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो यानी पी क्यूब जब हम करेंगे तो वैल्यू देखो क्या आएगी, पी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यह आएगा। यह हमने रो स्क्वायर किया था, हमारे वहां पे रो चाहिए तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्क्वायर नहीं करूँ तो हमारी वैल्यू फिर से यही आएगी। अगर मैं स्क्वायरिंग नहीं करूँगा तो हमारी वैल्यू फिर से वही आएगी, क्या 3/2 के इक्वल आएगी, क्योंकि हमें रो चाहिए तो रो के इक्वल हमें वैल्यू। देखिए पी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई ये। अब अगर मैं इसको कुछ ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1/p क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं ये इस वैल्यू को। क्लियर है। अब देखिए ये फ्रॉम इक्वेशन ए किसके इक्वल आ गया, रो के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए दिस वैल्यू इज इक्वल टू रो। वैल्यू पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट 1/p क्यूब इज इक्वल टू रो अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये होगा। अब क्या हो जाएगा, 1/रो इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप कमेंट्स लिख सकते हैं और सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ρ1 and ρ2 be the radii of curvature at the extremities of a focal chord of a parabola y square equals to 4ax, then prove that ρ1 power negative 2/3 plus ρ2 power minus 2/3 equals to 2a power negative 2/3। चलिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हो रहा है जो है ये क्या है, ये है कोड। एक वर्ड है जो है कोड। अब कोड आपको मालूम है कोड क्या होती है, किसे कहते हैं कोड, बता सकते हैं आप। कोड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, कोड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व की दो पॉइंट को, कोई जो कर्व के किसी भी दो पॉइंट, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कर्व के किसी भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवा दे। ठीक है। कोड क्या चीज है, कोड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करवा दे। सपोज अगर कोई एक सर्किल या पैराबोला कुछ भी हम ले लें तो ये सभी इसकी कोड होंगी। हो सकता है ये भी हो सकती है कोड, कोई जरूरी थोड़ा कि ऐसे ही होगी। परपेंडिकुलर भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ये दोनों ही कोड है। अब यहां जो वर्ड आ रहा है कोड का, वो ओनली कोड नहीं है, वो है फोकल कोड। फोकल कोड का मतलब ऐसी कोड जो कि फोकस से पास आउट हो। फोकस किसका, जो कर्वा में गिवन है, और कर्वा में क्या गिवन है, पैराबोला। यानी कि पैराबोला की फोकस से अगर कोई कोड पास आउट हो तो उसको हम बोलेंगे फोकल कोड। इसके लिए देखिए कर्व हमारा क्या रहेगा और किस तरह से इस कोड को हम ट्रेस कर सकते हैं। वी नो दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कर्व हमें मालूम है सभी को, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ये कर्व होगा कुछ इस तरह से। अगर मैं ये कहता हूं कि एक कोड जो कि, और ये हम मान लेते हैं एस फोकस, और फोकस क्या होता है पैराबोला के, a, 0 होते हैं, नहीं मालूम तो याद रखना
पैराबोला का फोकस जो होता है वो होता है एस ए कॉमा 0। पॉइंट एस कुछ भी दो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो फोकस होता है पैराबोला का वो होता है ए कॉमा 0। तो एक ऐसी कोड जो इस कर्व को, एक स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व के दो पॉइंट्स को मिला दे और फोकस से पास आउट हो, उसको बोलेंगे हम फोकल कोड। तो ये तो होगी वो फोकल कोड। अब क्वेश्चन पढ़ें वापस से। इफ रो1 एंड रो2 बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड, यानी कि रो1 और रो2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक्सट्रीमिटी मतलब रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज, यानी कि अपने आप में क्या है वो एक्सट्रीम पॉइंट, बाहर के पॉइंट, दोनों जो बाहर के पॉइंट है वहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर ने दे दी रो1 एंड रो2। किसके लिए? एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड, फोकल कोड के दोनों और बाहर की साइड। किसके लिए? एक पैराबोला की फोकल कोड। देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो1 और रो2 की पावर जब हम ये करें तो रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये रिजल्ट तो तब आएगा ना जब हमारे पास रो1 और रो2 की वैल्यू होगी, नहीं तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। अब रो1 और रो2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, फाइंड आउट तो करनी होगी। इसको दे देता हम पॉइंट ए और इसको दे देते हैं पॉइंट बी। इस ए पॉइंट पे हमने मान लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? रो1 है, और इस बी पॉइंट पे हमने मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रो2 है। अब देखिए रेडियस, सबसे पहले तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी होगी इस पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन है ये। अब ये इक्वेशन जो है ये तो किसमें है? पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में। मैं इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए इजीली इसकी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो हमें आपको भी मालूम होना चाहिए क्या किसी भी पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि हमने एलिप्स का देखा भी पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन, वैसे पैराबोला की भी होती है। और इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी पैराबोला x इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2at, ये इक्वेशन होती है किसकी? पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म की। x इक्वल्स टू at स्क्वायर, y इक्वल्स टू at। तो अगर x इक्वल्स टू at स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2at है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी इस पैराबोला की, यानी इस कर्व के लिए। ये कर्व हमने किस में लिया? पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमें फार्मूला मालूम है, फिर से क्या होता है? रो इक्वल्स टू x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो जरा x डॉट क्या होगा, यहाँ से x डॉट की वैल्यू होगी 2at, y की वैल्यू होगी, y डॉट की वैल्यू क्या होगी 2a, x डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, और y डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी। x डॉट की वैल्यू 2at, x डबल डॉट की वैल्यू 2a, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है सभी, y डॉट 2a और y डबल डॉट 0। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी क्या? x डॉट का स्क्वायर 2at का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर 2a का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x डॉट y डबल डॉट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 0, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4a स्क्वायर y डॉट का x डबल डॉट के साथ। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। नेगेटिव को मैंने हटा दिया, क्यों? हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके लिए? पैराबोला के लिए। और हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए इस नेगेटिव को मैंने यहाँ से हटा दिया, लिख देना वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर से कॉमन आ रहा है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर जो कॉमन आएगा पावर कितनी है 3/2, तो कितना कॉमन हो जाएगा 8a क्यूब। क्लियर है? तो इसमें से कॉमन आ रहा है रो इज इक्वल्स टू 8a क्यूब, 4a स्क्वायर बाहर आकर के क्या होगा 8a क्यूब। यहाँ कितना रह जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर, या फिर रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2a t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये तो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी? एक पैराबोला की, इस कंप्लीट पैराबोला की। अब मैं पर्टिकुलर बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रो 1 हमें गिवन है वो एक्चुअली क्या होगी, और इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 2 गिवन है वो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तभी तो होगी ये। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रो 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बात तो वही है जो हमने यहाँ ली है, यही तो पैरामीट्रिक फॉर्म ही तो, वो पैरामीट्रिक फॉर्म ही तो है। तो ये अगर रो 1 के लिए शो करूंगा तो 1 1 में शो हो जाएंगे, अगर यही रो 2 के लिए शो करूंगा तो ये 2 और 2 में शो हो जाएंगे। कैसे, रो 1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे AT1 स्क्वायर 2AT1, और रो 2 पे इसको हम लिखेंगे AT2 स्क्वायर 2AT2। सिंपल सी बात है। ए पॉइंट पर रो 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AT1 स्क्वायर 2AT1, और रो 2 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पॉइंट्स यहाँ आते हैं वो होंगे AT2 स्क्वायर 2AT2। क्लियर है। अब ए पॉइंट भी इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इसमें और इसमें क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ और यहाँ में चेंज आएगा, सिर्फ टी स्क्वायर की जगह T1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बाकी सब सेम ही है ना, आप फिर से करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए एक्स की जगह AT1 और y की जगह 2AT1, उसको फिर से ऐसे ही सोल्व करो, लास्ट में आंसर क्या आएगा, तो वही आएगा जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए क्या होगा, रो 1 इज इक्वल टू 2a T1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, एंड सिमिलरली एट पॉइंट बी वो कितना होगा, रो 2 इज इक्वल टू 2a T2 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। यही तो होगा या नहीं होगा, यही होगा। तो रो 1 और रो 2 इसकी इक्वल आ जाएगी वैल्यू, रो 1 इक्वल टू 2a T1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, रो 2 इक्वल टू 2a T2 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब देखो रो 1 और रो 2 की तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 है, रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3। तो इसके लिए देखो क्या करना है हमें, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, दोनों की पावर -2/3 कर दें और साथ में क्या कर दें, ऐड भी कर दें, एडिशन भी। तो क्या होगा, सबसे पहले पावर जब मैं करूंगा रो 1 की पावर -2/3 तो क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 2a की पावर -2/3 T1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, यही तो आएगा 2/3 3/2 -2/3, तो 3/2 से 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा, पावर -1 रह जाएगी। सिमिलरली यहां पे भी क्या, रो 2 की पावर -2/3 जब करेंगे तो आएगा 2a की पावर -2/3 और T2 स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, ये वैल्यू यहां आ जाएगी। अब क्या करना है, इसे और इसे ऐड करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे 2 दे दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, जैसा कि आंसर में वैसे हम करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी रो 1 की पावर -2/3, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगी, रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन है 2a की पावर -2/3, ये तो है कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1/T1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/T2 स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं लिख सकता हूं, ये T1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर इनवर्स है तो इसको जब लिखूंगा तो 1/ में लिख सकता हूं, वैसे T2 स्क्वायर प्लस 1 की पावर इनवर्स है तो इसको भी लिख सकता हूं 1/T2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो, रो 1 की पावर -2/3, रो 2 की पावर -2/3, 2a की पावर -2/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, T1 का स्क्वायर प्लस 1 T2 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस T2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस T1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो होगा ये। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2a की पावर -2/3
2a की पावर माइनस 2/3, 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और डिवाइडेशन में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 1, ये होगा या नहीं होगा, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कोड। इस फोकल कोड की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी होगी। वी नो दैट बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला, क्या t1 t2 -1 के इक्वल होता है हमेशा। ये प्रॉपर्टी होती है फोकल कोड, किसको हमेशा ध्यान रखना, फोकल कोड की प्रॉपर्टी होती है पैराबोला के लिए t1 t2 की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। अब देखो इसकी हेल्प से जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, 2a की पावर -2/3 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय t1 t2 कितना होगा, -1 के इक्वल हो गया, लेकिन ये t1 t2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, +1 हो गया, 1 और 1 क्या होगा, 2 हो गया, रिमेनिंग टर्म्स क्या है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2, यही तो है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि t1 t2 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो -1 क्या होगा, +1 होगा, 1 और 1 2, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा, 2a की पावर -2/3, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, ये चल रहा है रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इक्वल्स टू ये, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो कोई डाउट इस क्वेश्चन में भी? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस होंगे, थ्योरम बेस्ड पैराबोला का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी रह गए जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सभी वीडियोस का बेनिफिट हो पाए, ताकि वो भी स्टडी कर पाएँ टाइम टू टाइम। क्लियर? बने रहिए इसी तरह से इस YouTube वीडियो के साथ, इस YouTube चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।